वैसे क्या आपने कभी किसी मृत शरीर के बारे में सुना है, जो खुद ही एक एम्बुलेंस किराए पर लेता है और अपने मृत शरीर को कब्रिस्तान ले जाता है, फिर खुद को दफना देता है उस कब्रिस्तान में? नहीं, आपने नहीं सुना, हम में से किसी ने नहीं सुना। आज हम एक पूर्व पेशेवर एम्बुलेंस चालक की ईमेल से ऐसी ही एक घटना सुनने जा रहे हैं। फारूक मियां नामक एक एम्बुलेंस चालक ने हमें अपने साथ हुई असली घटना अपनी ईमेल में भेजी है। हम बाद में अपने तरीके से सुंदर भाषा में कहानी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दिल दहला देने वाले डर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। मेरा नाम फारूक मियां है। मैं करीब 11 साल से बांग्लादेश में एम्बुलेंस चला रहा हूं। ढाका मेडिकल, सुहरावर्दी, बर्डेम। मैं कितने अस्पतालों में गया, कितने मरीजों को देखा, कितने शवों को उठाया, इसकी कोई गिनती नहीं है। आज मैं जो घटना बताऊंगा, जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं तो डर के मारे मुझे अभी भी नींद नहीं आती। जब मैं रात को अकेले सोने जाता हूं तो भी वो रात मेरी आंखों के सामने घूम जाती है। वो घटना जिसे मैं भूलना चाहता हूं, भूल नहीं पाता। घटना 2014 के आसपास की है। वो शुक्रवार का दिन था। दोपहर को मैं गैरेज में अपनी कार ठीक करवा रहा था। उसी समय ढाका मेडिकल अस्पताल से एक फोन आया। वो कॉल अस्पताल के एक कर्मचारी ने की थी। जैसे ही मैंने फोन रिसीव किया, उसने कहा, क्या ये फारूक भाई हैं? मैंने कहा, हां। तुरंत एम्बुलेंस में कर अस्पताल आ जाओ, मुझे चुआडांगा बेलगाछी में एक शव ले जाना है। मैंने सुना और कहा, भाई क्या ये इतनी दूर है? उसने कहा, ये एक अच्छा सौदा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, देरी मत करो, तुरंत आओ। मैंने कार ठीक करवाई और बिना देरी किए अस्पताल के लिए निकल पड़ा। शाम के करीब 5 बज रहे थे। जब हम ढाका मेडिकल पहुंचे थे तो शाम के 5:45 बज रहे थे। मैंने कार पार्क की और मुर्दा घर की ओर चला गया। लेकिन जब मैं मुर्दा घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि कोई नहीं था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुर्दा घर का कमरा इस समय खाली नहीं होना चाहिए था, जैसा कि आमतौर पर होता है। मैंने हमेशा डोम या किसी कर्मचारी को शव को काटने के लिए कमरे में आते जाते देखा। खैर, जब मैं पीछे मुड़ा और गेट की ओर जा रहा था, अचानक पीछे से किसी ने कहा, भाई क्या तुम एम्बुलेंस ड्राइवर हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का खड़ा था। वो लगभग 24 या 25 साल का था। उसके आंखों के नीचे काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था कि लड़का बहुत दिनों से सोया नहीं है। मैंने जवाब दिया, हां भाई, मैं ड्राइवर हूं। उसने कहा, मुझे अपने भाई के शव को चुआडांगा ले जाना है, बेलगाछी की ओर। मैंने कहा, ठीक है, शव कहां है? शव बरामदे में एक बिस्तर पर रखा है, मुझे बस रिहाई का कागज लेना है। हम दोनों ने मुर्दा घर के कार्यालय कक्ष से कागज और रिहाई का कागज लिया। जब हम मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कुछ अन्य समस्याओं को हल कर रहे थे तो रात के 8 बज चुके थे। लड़का अकेला था, उसके साथ कोई और नहीं था। हमने मिलकर शव को पकड़ा और एम्बुलेंस में लादा। हम अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी से निकले। मैंने चलते चलते लड़के से बात करने की कोशिश की। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, रयान। मैंने कभी कभी बात करने की कोशिश की। तुम्हारा भाई कैसे मरा? उसने कहा, दुर्घटना में। उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो सड़क पार करते समय 2 बसों के बीच में फंस गया। उसे सांस की बीमारी थी और वो तुरंत मर गया। ये सवाल पूछते समय मैंने देखा कि लड़का मेरे सवालों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जोर जोर से बोल रहा है। मुझे लगा कि शायद वो अपने भाई की मौत के गम में ऐसा बोल रहा है। खैर, हम मावा रोड पार कर फरीदपुर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई, हल्की बूंदाबांदी। एक समय तो इतनी बारिश होने लगी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। गाड़ी अचानक एक जगह रुक गई। वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 11 बज रहे थे। जगह बिल्कुल सुनसान थी। सामने एक पुराना हाई स्कूल भवन दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह सुनसान है, आसपास कोई रोशनी नहीं थी। मैंने हेडलाइट चलाई
और कार से बाहर निकल गया। तुरंत मैं बारिश में भीग गया। मैं कार के सामने गया और बोनट खोला, ये देखने के लिए कि क्या गड़बड़ है। उस पल मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने देखा और कोई नहीं दिखा। मैंने रेहान से कहा, भाई क्या तुमने कुछ देखा? लड़के ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। मैंने बोनट खोला और देखा कि कार में सब कुछ ठीक था, लेकिन कार अचानक बंद हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों। मैंने बोनट लगाया और कार में बैठ गया। कार स्टार्ट की और आश्चर्यजनक रूप से कार स्टार्ट हो गई। मेरे बगल में बैठा लड़का बोला, ये सड़क अच्छी नहीं है भाई, चलो जल्दी से यहां से निकलो। मैंने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। सड़क टूटी हुई थी, गाड़ी की लाइटें बीच बीच में तम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बैटरी खींच रहा हो। रात के करीब 1 बज रहे थे। हम जहनेदाह के पास एक सुनसान पुल पार कर रहे थे। उसी समय मैंने अचानक अपने सामने सफेद कपड़ों में एक बहुत लंबा आदमी देखा। आम लोग इतने लंबे नहीं होते। ये स्पष्ट नहीं है कि वो आदमी है या औरत। सड़क के बीच में खड़ा है। मैं हॉर्न बजाता रहा लेकिन वो नहीं हिला। जैसे ही गाड़ी उस आदमी के पास पहुंची, मैंने देखा कि वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। मैं रुक गया, लेकिन मैंने गाड़ी चलाना बंद नहीं किया। रेहान ने कहा, भाई आगे बढ़ो, अशोक चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना, बस चलते रहना। मैंने और कुछ नहीं कहा। अंदर से कैसा डर काम कर रहा था। लगभग 3 बजे हम चुआडांगा बेलगाछी पहुंच गए। सुनसान जगह पहुंचकर रेहान बोला, भाई यहीं रुक जाओ। जब मैंने गाड़ी रोकी तो देखा कि इस जगह पर सड़क के एक तरफ खजूर का बाग है और दूसरी तरफ कब्रिस्तान है। लाश को यहीं उतार देना चाहिए, रेहान ने कहा। मैं थोड़ा हैरान हुआ। रात के इस समय इस सुनसान जगह पर क्यों? उसने कहा, मेरे लोग नहीं आएंगे भाई। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरे साथ आकर इस शव को दफनाए। तुम्हें शव को नीचे उतारने में मेरी मदद करनी होगी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, रेहान कार से उतर गया और उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया जहां शव रखा हुआ था। मैं भी कार से उतर गया। मैंने कार का दरवाजा खोला और रेहान और मैंने शव को एम्बुलेंस के बगल में जमीन पर रख दिया। फिर उसने कहा, भाई तुम 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट में आता हूं। यह कहकर वो सड़क के दूसरी तरफ चला गया। मैं खड़ा हुआ और उस जगह को बगल से देखने की कोशिश की। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। कभी कभी मुझे कीड़ों की चहचहाहट और पास के तालाब से मेंढकों की आवाज सुनाई देती थी। मुझे बगल से कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पीछे खजूर के कई बड़े पेड़ थे। मैं समझ गया कि यह खजूर का बगीचा है और मेरे सामने सड़क के उस पार कब्रिस्तान है। यह बहुत पुराना कब्रिस्तान लगता है। कब्रिस्तान के अंदर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद रेहान कब्रिस्तान के अंदर चला गया था। इस तरह 15 मिनट बीत गए। रेहान अभी भी नहीं आया। मैं शव के पास जाता हूं, सोचता हूं कि शव का बैग खोलूं। मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों एक अजीब सी उत्सुकता से मैंने शव का बैग खोला और शव को देखना चाहा। मैंने शव का बैग खोला। शव का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। मैंने अपने हाथ से शव का चेहरा सीधा किया। एम्बुलेंस की हेडलाइट शव के चेहरे पर पड़ी। जैसे ही रोशनी पड़ी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो मैंने देखा वो साफ था। शव किसी और का नहीं था, जो ढाका से चूहाडांगा तक की यात्रा में मेरे साथ था, जिसका शव वापस लाने के लिए मुझे काम पर रखा गया था। शव बिल्कुल रेहान जैसा दिख रहा था। बाल, चेहरा, मूछें, माथे के किनारे एक छोटा सा काला तिल, सब कुछ वैसा ही था। मेरे हाथ पैर डर से कांप रहे थे। फिर मैं कांपता हुआ कार के पीछे गया। मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने सड़क के दोनों तरफ देखा। ताड़ के बाग में मुझे कोई नहीं दिखा। मैं कब्रिस्तान के गेट पर गया। अंधेरे में और एम्बुलेंस की हेडलाइट की मंद रोशनी में मुझे कहीं कोई नहीं दिखा। मैं फिर से एम्बुलेंस के पास आया जहां शव रखा था। जैसे ही मैं आगे आया, मैंने देखा वहां एक थैला था जिसमें मैंने शव रखा था, लेकिन उसके अंदर कोई शव नहीं था। मेरा सिर घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरी ताकत कम हो गई हो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं बेहोश हो गया। जब अगली सुबह मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं जमीन पर पड़ा हुआ हूं। मेरे बगल में कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, भाई तुम्हें क्या हुआ? तुम इस ताड़ के बाग में कैसे पहुंचे? फिर मैंने उन्हें सारी बातें बताई जो कल रात मेरे साथ हुई थी। वो सब आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, कौन सी लाश? किसकी लाश?
हमने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन आज सुबह यहां एक नई कब्र दिखाई दे रही है। ये कब्र कल तक यहां नहीं थी। मैं उठा और देखा कि मेरी कार उसी जगह पर थी। मैंने कार से पानी की बोतल ली और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। फिर मैंने कब्रिस्तान के गेट की तरफ देखा। मैं कब्रिस्तान के अंदर गया। मैंने कब्रिस्तान के कोने में एक कब्र देखी। मैं बता सकता था कि कब्र नई है। मैं कब्र के सामने गया। मैंने कब्र के कुएं को देखा। कब्र की ताजा मिट्टी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि इसे लंबे समय से दफनाया नहीं गया था। फिर मैंने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। अगर मेरी कहानी तुम्हारे किसी काम आई है तो मैं खुश हूं, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया मुझे माफ कर दो। ये कहकर मैं कब्रिस्तान से बाहर आ गया। फिर कुछ देर गांव वालों से बात करने के बाद मैं गाड़ी में बैठ गया और घर के लिए चल पड़ा। मैं गाड़ी चला रहा था और सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये सोचते सोचते मेरी नजर गाड़ी के बगल वाली सीट पर पड़ी, जहां रेहान बैठा था। मैंने एक कागज का लिफाफा देखा। मैं हैरान था क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे कोई लिफाफा नहीं दिखा। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। मैंने लिफाफा हाथ में लिया। लिफाफे पर धन्यवाद लिखा हुआ था। मैंने लिफाफा खोला और उसमें 10 1000 टका के नोट मिले। ये रकम रेहान के साथ चुआ डांगा लाने के लिए एक डील थी। मेरे हाथ में पैसे होने के बावजूद मैं सोचता रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये मैं हूं या क्यों? जो कुछ भी हुआ मैं किसी को नहीं बता सकता। मुझे बस इतना पता है कि जिस रेहान नाम के लड़के को मैं अपने साथ ला रहा था, क्या वो वाकई इंसान था? ढाका लौटने के बाद मुझे कई दिनों तक बुखार रहा। लगभग 15 दिनों के बाद मैं बुखार से ठीक हो गया। फिर एक दिन मैंने उस नंबर पर कॉल किया जिससे उस दिन शव ले जाने के लिए कॉल आया था, लेकिन नंबर बंद था। मैं ढाका में हूं। मैं मेडिकल अस्पताल गया ये पता लगाने की कोशिश की कि उस दिन किसने कॉल किया था और किसका शव वहां था। अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि उस दिन ऐसा कोई शव नहीं आया था और किसी ने कॉल नहीं किया था। उस दिन से मैंने कभी भी अपनी एम्बुलेंस में शव नहीं लिया। जब भी मुझे किसी शव के बारे में कॉल आता है, मैं किसी न किसी बहाने से उसे टाल देता हूं। मैं नहीं चाहता कि उस रात की भयानक घटना मेरे जीवन में वापस आए। ये एक वास्तविक घटना थी जो मेरे साथ घटी थी। मुझे अभी तक घटना का कोई सुराग नहीं मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बाद में इस घटना के बारे में बताएंगे। तो ये फारूक मियां नामक एक पीड़ित था जिसे आज हमारे ईमेल पर भेजा गया, जिसके साथ एक असामान्य घटना घटी जिसका उसे अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। यदि आपके पास इस घटना का कोई स्पष्टीकरण है तो कृपया मुझे बताएं। क्या उसने ये सपना देखा था या वास्तव में कोई मृत आत्मा उसकी एम्बुलेंस में घुस गई थी? आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मैं सत्य या असत्य की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं और आप हमें ईमेल के माध्यम से अपने साथ घटी कोई भी घटना, डरावनी, असामान्य, वास्तविक घटना, कहानी या कहानी भी भेज सकते हैं। हम बाद में अपने YouTube साइलेंट वर्ड स्टोरीज चैनल पर सभी को बताने का प्रयास करेंगे। सभी स्वस्थ रहें। हॉन्टेड बाय